इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कैबिनेट मिशन और कैबिनेट मिशन की क्या स्कीम थी, उसके प्रति कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या रवैया था, क्या उनका एटीट्यूड था, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं एटलीज स्टेटमेंट, एटली की घोषणा। क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, भारत के प्रति एक अच्छा नजरिया रखते थे। और इसके पहले जो वहां के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, जो इंडिया के प्रति बहुत नेगेटिव थे, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि इंडिया ब्रिटेन के अंडर ही रहे, चाहे उसको ऑटोनॉमी दे दिया जाए, डोमेनियन दे दिया जाए, कुछ भी ऐसा किया जाए कि भारत पूर्ण रूप में आजाद न हो और ब्रिटेन के अंदर रहे। उसके विपरीत क्लीमेंट एटली जब अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप पे आए तो उनकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द भारत को आजाद कर दिया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया 20 फरवरी 1947 को। वो डिक्लेरेशन क्या था? पहला, अ डेडलाइन ऑफ 30th June 1948 was fixed for transfer of power irrespective the task of constituent assembly completed or not। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा 30 जून 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे, चाहे तब तक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का काम क्या था? भारत के लिए नया संविधान बनाना। और कोई देश अगर आजाद होता है तो सबसे पहले उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो क्लीमेंट एटली ने कहा हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका संविधान बनता है या नहीं बनता, हम आपको 30 जून 1948 तक आजादी दे देंगे। ठीक है, पावर ऑफ ट्रांसफर जो है वो ब्रिटिश सरकार से भारत की ओर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त यही थी कि पहले भारत में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक मत हो जाएं कि वो क्या चाहते हैं। अगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये लड़ते रहेंगे तो हम पावर ऑफ ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो दूसरी तरफ फिर एक मजबूरी थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीगों को आपस में मिलकर के काम करना था। और मुस्लिम लीग एक बात पे अड़ी हुई थी कि जब तक पाकिस्तान हमारा आजाद पाकिस्तान, अलग से एक पाकिस्तान की बात कांग्रेस नहीं मानेगी, हम कुछ और के साथ समझौता नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने दंगे वगैरह करवाने शुरू किए और अल्टीमेटली जब कांग्रेस ने मान लिया कि ठीक है भाई हम आपको आपका पाकिस्तान देंगे, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ठीक है मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मत हो गए हैं, इसलिए यह कहा गया था कि पावर ऑफ ट्रांसफर हम 30 जनवरी 1948 तक कर देंगे। दूसरा, लॉर्ड माउंटबेटन विल बी रिप्लेस्ड एज वायसराय ऑफ इंडिया। अभी भारत में वायसराय थे लॉर्ड बेबल। और क्लीमेंट एटली का जो डिक्लेरेशन था, स्टेटमेंट था, अर्थात भारत का जो इंडिपेंडेंस देना था, उसके लिए एक नया वायसराय ब्रिटेन से भेजा जाएगा, यह कहा गया था। माउंटबेटन नहीं कहा गया था। माउंटबेटन तो आए तो फिर मैंने यहां माउंटबेटन लिखा है। एक नए वायसराय को भेजा जाएगा, तो नए वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत आए। ठीक है, ये एक नेवी ऑफिसर थे, इनको मिलिट्री का अच्छा खासा अनुभव था। इनके बारे में हम आगे और देखेंगे। तीसरी बात इसमें जो बड़ी महत्वपूर्ण कही गई थी, इफ मुस्लिम मेजॉरिटी नॉट ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यदि मुस्लिम लीग संविधान सभा को ज्वाइन नहीं करती, मुस्लिम लीग के संविधान सभा में ज्वाइन करने का मतलब है कि मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान नहीं चाहती, वो अपना अलग संविधान नहीं चाहती, वो भारत के साथ एक होकर के रहना चाहती है। और अगर वो संविधान सभा में टेक पार्ट नहीं करती तो इसका मतलब है कि उसको अलग पाकिस्तान चाहिए। तो पहले तो मुस्लिम लीग ने कहा था कि ठीक है चलो हम लोग अंतरिम गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग का वहां मनसा अंतरिम गवर्नमेंट में जाकर के सरकार को काम करने से रोकना था, सरकार को काम करने में मदद करना नहीं था। और जब सरकार काम करने से वंचित हो जाएगी, उसको काम करने में दिक्कत आएगी, और दूसरी तरफ हम लोग हिंसा कर रहे हैं, तो इन दोनों को मिला के हमारा अलग पाकिस्तान की मांग जो है वो स्वीकार कर लिया जाएगा। और कांग्रेस ने यही किया। और जब कांग्रेस ने कहा कि ठीक है हमें आपका अलग पाकिस्तान मंजूर है, तो मुस्लिम लीग ने फिर कहा कि हम संविधान सभा ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारा जब देश अलग हो रहा है तो हमारा संविधान भी अलग होगा। तो यदि मुस्लिम लीग संविधान सभा को ज्वाइन नहीं करती, दे विल बी प्रोवाइडेड अ सेपरेट टेरिटरी, तो उनको एक अलग क्षेत्र दे दिया जाएगा, यानी उनके लिए एक अलग देश बना दिया जाएगा। इनडायरेक्टली इसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया विल बी डन की बात कही गई थी। डायरेक्ट शब्दों में कहीं पर भी पार्टीशन शब्द का उपयोग एटली के डिक्लेरेशन में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जब वो कह रहे हैं
कि अगर मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भाग नहीं लेती तो उनको एक अलग टेरिटरी दे दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत का पार्टीशन अगर जरूरत पड़ी तो किया जाएगा। चौथी बात इसमें है, द फ्यूचर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विल बी डिसाइडेड आफ्टर द डेट ऑफ फाइनल ट्रांसफर ऑफ पावर इज डिसाइडेड। प्रिंसली स्टेट्स के बारे में क्या किया जाएगा, उनका क्या भविष्य होगा, क्या उनको आजाद कर दिया जाएगा, उनको इंडिपेंडेंट रहने का मौका दिया जाएगा, या फिर वो जो दो देश बनेंगे भारत या पाकिस्तान उसमें मिलेंगे, इसके बारे में इटली ने कहा कि इसका निर्णय जब ट्रांसफर ऑफ पावर हम कर देंगे तब डिसीजन लिया जाएगा कि प्रिंसली स्टेट्स का क्या किया जाए, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी में काम करते थे। प्रिंसली स्टेट्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं थी, ठीक है। उनका विदेशी मामला, उनका कम्युनिकेशन, उनका ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे कुछ मामले ब्रिटिश सरकार के हाथ में थे। इसलिए प्रिंसली स्टेट पर निर्णय करने का अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि उसका निर्णय पहले हम, ये जो ब्रिटिश इंडिया है 60-65% भाग जिसमें अंग्रेजों ने कब्जा किया, पहले हम इसका निर्णय करें और फिर बाद में जो प्रिंसली स्टेट है उसका निर्णय बाद में किया जाएगा। इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो दो देश बनेंगे भारत और पाकिस्तान, उनमें से किसी का भी प्रिंसली स्टेट्स पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। प्रिंसली स्टेट्स पर कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही होगा। नो कंट्रोल ऑफ द सक्सेसर गवर्नमेंट ओवर प्रिंसली स्टेट्स। सक्सेसर माने ब्रिटिश इंडिया का जो सक्सेसर होगा वो भारत और पाकिस्तान होगा। उनमें से किसी को भी प्रिंसली स्टेट्स पर अपना कंट्रोल नहीं होगा। प्रिंसली स्टेट्स पर कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही होगा। इसका एक मतलब यह भी है, प्रिंसली स्टेट्स वुड बी फ्री फ्रॉम ऑर्डर्स एंड ट्रीटीज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो प्रिंसली स्टेट के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी संधि की थी, सहायक संधि की थी या जो भी संधि वगैरह किया था, उससे आने वाले दिनों में ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रिंसली स्टेट्स को फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन दे हैड नो पावर टू रिमेन इंडिपेंडेंट। उसके बाद उनको इंडिपेंडेंट रहने की आजादी नहीं होगी। अर्थात बाद में प्रिंसली स्टेट्स को या तो भारत में मिलना था या पाकिस्तान में मिलना था, लेकिन इंडिपेंडेंट रहने की आजादी उनको नहीं दी थी एटली के डिक्लेरेशन में, ठीक है। आगे माउंटबेटन प्लान में भी यही था, और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आएगा उसमें भी प्रिंसली स्टेट्स के लिए यही चॉइस था कि या तो वो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। कई किताबों में ये बात कही गई है और मैंने इस पर काफी रिसर्च करके ये बात अब मैं बता रहा हूं कि ना तो एटली के डिक्लेरेशन में, ना माउंटबेटन प्लान में, ना ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, तीनों जगह कहीं पर भी प्रिंसली स्टेट्स को यह चॉइस नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। बहुत सी किताबों में, लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है कि उनको तीन चॉइस दिया गया था प्रिंसली स्टेट्स को, कि या तो वो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए या वो इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन नहीं थे, केवल दो ऑप्शन थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। मुस्लिम लीग एंड आईएनसी बोथ एक्सेप्टेड दिस प्लान। दोनों की हिसाब से चीजें इसमें हो गई। मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए था, वो मिल गया। हालांकि कांग्रेस विभाजन नहीं चाहती थी, लेकिन अब रक्तपात हो रहा था, हिंसा हो रही थी, मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस में उतर आया था, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान की मांग कांग्रेस को मानना पड़ा, ठीक है। मुस्लिम लीग इंटेंसिफाइड देयर एफर्ट्स। अब यहां देखिए, अब जब मुस्लिम लीग को भरोसा हो गया कि अब तो पाकिस्तान हमें मिलेगा, तो उनके अंदर सब्र नहीं रहा, वो बेसब्र हो गए और उन्होंने और ज्यादा हिंसा भड़कानी शुरू की कि जितनी जल्दी हो सके। उन्होंने कहा था भैया 30 जून, उन्होंने डिक्लेरेशन किया था 20 फरवरी 1947, और ये सब होना कब था? 30 जून 1948 को, यानी लगभग 16 महीने, अभी 16 महीने का इंतजार था, और ये 16 महीने का इंतजार मुस्लिम लीग को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसको लग रहा था कल ही मेरे को पाकिस्तान मिल जाए, इसलिए उसने और ज्यादा हिंसा भड़काना शुरू किया इस डिक्लेरेशन के बाद, ठीक है। तो मुस्लिम लीग इंटेंसिफाइड देयर एफर्ट थ्रू कम्युनल राइट्स, और ज्यादा दंगे फैलाने शुरू किए। लेकिन इस बार उनका टारगेट कलकत्ता नहीं था, इस बार उनका टारगेट था पंजाब। मतलब बंगाल में इस बार वो हिंसा नहीं भड़का रहे थे, इस बार वो हिंसा भड़का रहे थे पंजाब। उस समय पंजाब में एक मिलीजुली सरकार काम कर रही थी, जिसमें अकाली दल, कांग्रेस और कोई और पार्टी मिलकर के वहां पर सरकार चला रहे थे, और वहां पर कोई मुस्लिम लीडर ही वहां का सीएम था, ठीक है। अब पंजाब में यहां पर जब विभाजन होने लगा
तो पंजाब में सिखों की जो आशाएं हैं वो भी थोड़ी सी जाग गई। और याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली, लेकिन मुझे लगता है लाल सिंह नामक एक व्यक्ति के नाम पर, जो कि पंजाबी थे, सिख थे, उन्होंने ये घोषणा कर दिया कि हम पंजाब का विभाजन नहीं होने देंगे और पंजाब पर राज करेगा खालसा। ऐसे नारा उन्होंने देना शुरू कर दिया। और पंजाब का विभाजन होना था क्योंकि पंजाब में कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे। तो हिंदू वाला इलाका भारत को मिलना था, मुसलमान वाला इलाका पाकिस्तान को मिलना था, और सिख को हिंदू में काउंट किया जाता था। और सिख चाहते थे कि हमें हमारा अलग देश मिले, ठीक है। तो सिखों ने वहां पर थोड़े से अपनी मांग तेज कर दी, जो मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आया, और मुस्लिम लीग ने सिखों को मारना शुरू किया। सिखों के खिलाफ जो है वो हिंसा भड़कानी शुरू की, और वहां पर जो सरकार थी, जो मिलीजुली सरकार चल रही थी, उसके खिलाफ असहयोग आंदोलन लॉन्च कर दिया। अर्थात हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। फलस्वरूप सरकार वहां पर बर्खास्त हो गई, सिखों के खिलाफ दंगे हुए। कुल मिलाकर पूरी तैयारी मुस्लिम लीग की थी कि जल्द से जल्द हमको पाकिस्तान मिले, ठीक है। तो राइट्स नाउ इन पंजाब, उसका पर्पस ये सब कुछ करने का मुस्लिम लीग का ये था टू गेट पार्टीशन एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके पार्टीशन हमारा कर देना चाहिए। अब जब ये तय हो गया कि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उन पर ब्रिटिश का जो सुप्रीमेसी है वो खत्म हो जाएगा, और फिर प्रिंसली स्टेट्स को दो चॉइस है कि या तो भारत में मिले या पाकिस्तान में, तो मुस्लिम लीग ने अपना नेगोशिएशन, अपनी बातचीत प्रिंसली स्टेट के साथ शुरू कर दी। उनको ऑफर दिया जाने लगा कि तुम हमारे साथ आ जाना, तुम हमारे साथ आ जाना। इस प्रकार का नेगोशिएशन, मोल भाव होने लगा मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। तब तक कांग्रेस अभी इन सब चीजों पे नहीं पड़ी हुई थी, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन है क्लीमेंट एटली का। इस डिक्लेरेशन का महत्व यह है कि ये पहली बार है जब ब्रिटेन सरकार ने बिल्कुल खुले दिल से ऑफिशियली ये कह दिया कि हम भारत को आजाद करेंगे, और यदि भारत में जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वो एग्री नहीं करती तो हम उनको एक अलग देश भी देंगे, ठीक। अब हम देखते हैं टुवर्ड्स पार्टीशन। अब जब एटली ने कह दिया कि पार्टीशन होगा, तो अब भारत में पूरा माहौल पार्टीशन की ओर बन गया। महात्मा गांधी बड़े दुखी थे। महात्मा गांधी नोआखाली में जो दंगा फैल रहा था, उस दंगे को रोकने के लिए अपील कर रहे थे, और गांधी का कुछ प्रभाव भी पड़ा, हालांकि उतना नहीं पड़ा, लेकिन दंगे काफी हद तक कुछ कम हुए। अब पार्टीशन की तरफ जब बढ़ रहे हैं, अप्रैल 1947 इंडियन नेशनल कांग्रेस practically accepted partition of India into two sovereign states। 20 फरवरी को एटली का डिक्लेरेशन आया, और अप्रैल तक आते आते कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, एटली का जो डिक्लेरेशन है, मुस्लिम लीग की जो डिमांड है, वो मानते हैं, अब भारत का विभाजन होकर के रहेगा, और जो ब्रिटिश इंडिया है, एक यूनाइटेड इंडिया जो है, वो दो भागों में बढ़ जाएगा, दो सॉवरेन स्टेट बनेंगे। इंडिया वाला पार्ट इंडिया कहलाएगा और उधर पाकिस्तान बन जाएगा, ठीक है। द देन इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट जेबी कृपलानी, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी वायसराय ऑफ इंडिया को। इस चिट्ठी में उन्होंने क्या कहा था? रेदर देन हैव बैटल वी शैल लेट देम हैव देयर पाकिस्तान। युद्ध हो, लड़ाई हो, दंगा हो, हिंसा हो, इससे बेहतर है कि हम उन्हें उनका पाकिस्तान दे दें, उन्हें उनका पाकिस्तान बनाने दिया जाए। We shall let them have their Pakistan provided you allow Bengal and Punjab to be partitioned in a fair manner। और आपसे हमारी गुजारिश है, ये कांग्रेस कह रही है वायसराय से, कि आपसे हमारी गुजारिश ये है कि जब बंगाल और पंजाब का विभाजन होगा, क्योंकि ना तो पूरा बंगाल भारत को आएगा, ना पूरा पंजाब भारत को आएगा, और ना ही ये दोनों पूर्ण रूप में पाकिस्तान को मिलेंगे, क्योंकि वहां का जनसंख्या ही ऐसा है, उनमें से ना तो कोई भी कंप्लीटली हिंदू डोमिनेटेड है, ना कंप्लीटली मुस्लिम डोमिनेटेड है। तो उनको बंगाल और पंजाब प्रांत को बांटना था। तो कृपलानी कह रहे हैं वायसराय से कि हमारी आशा आपसे यह है कि जब बंगाल और पंजाब का पार्टीशन हो तो वो सही ढंग से हो, जिससे विभाजन के बाद न हिंदुओं को दिक्कत हो, न मुसलमान को दिक्कत हो, ठीक है। तो ये था टुवर्ड्स पार्टीशन। कांग्रेस मान चुकी थी पार्टीशन होगा। माउंटबेटन प्लान, जैसा कि वादा किया गया था एटली के डिक्लेरेशन में कि हमने जो डिक्लेरेशन किया है उसको फुलफिल करने के लिए हम एक नए वायसराय को भारत भेजेंगे। तो माउंटबेटन
फरवरी में डिक्लेरेशन हुआ और मार्च को माउंटबेटन नए वायसराय के रूप में भारत आ गए, जो भारत में अंतिम वायसराय, अंग्रेजों के अंतिम वायसराय होंगे। ठीक है, रीच्ड इंडिया ऑन मार्च 1947 विद द टास्क, इनको जो काम दिया गया था वो काम ये था, एक्सप्लोर द ऑप्शंस ऑफ यूनिटी एंड डिवीजन। आप इंडिया जाइए और वहां पर किस बात की संभावना है, क्या यूनाइटेड इंडिया पॉसिबल है या इंडिया का डिवीजन करना है, इसके बारे में जांच कीजिए। उसके बाद जैसा जहां भी आपको लगे हमें रिपोर्ट दीजिए। ठीक है, और यह काम करना था माउंटबेटन को अक्टूबर 1947 तक। फिर अपनी रिपोर्ट देनी थी ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, और उसके आधार पर फिर ब्रिटिश सरकार तय करती कि अब जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो कैसे करना है। ही सून रियलाइज्ड, माउंटबेटन को इंडिया में रहते हुए रियलाइज हो गया कि यूनाइटेड इंडिया तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग उतारू है हिंसा पर, मार धाड़ पर, और किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद वो पाकिस्तान लेके ही रहेगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने विभाजन का प्लान बनाया। उन्होंने दो प्लान बनाए थे। पहला प्लान उन्होंने बनाया था मई 1947 में। ठीक है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया था। वो क्या है हम थोड़ा आगे नोट में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तब फिर उन्होंने दूसरा प्लान बनाया, और फिर वो प्लान आया था 3 जून को सामने। इसलिए माउंटबेटन के प्लान को 3 जून का प्लान कहते हैं, क्योंकि वो इंप्लीमेंट हुआ। इसके पहले जो मई वाला प्लान था वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो उन्होंने चाक आउट अ प्लान ऑन May 97 एंड इशूड ऑन 3 जून 1947। तो एक तो उन्होंने मई में बनाया और फिर 3 जून को दूसरा बनाया। जो 3 जून को जो योजना आई वो क्या थी? द मेंबर्स ऑफ बंगाल एंड पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली वुड मीट इन 2 ग्रुप्स, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। If they voted for partition by a simple majority, then these provinces would be partitioned. अब दिक्कत आ रही थी, सिंध में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सिंध बिल्कुल मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका था। तो सिंध तो चला गया कहां पर? पूरा का पूरा सिंध चला गया पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन बंगाल और पंजाब में मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। इसलिए 3 जून की जो माउंटबेटन की योजना थी उसमें कहा गया था कि बंगाल और पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हिंदू और मुस्लिम मेंबर्स हैं वो मिलेंगे, आपस में वोट करेंगे, और वोट करने के बाद यदि डिसीजन होता है कि बंगाल और पंजाब को बांट दिया जाए तो हम उसको भारत और पाकिस्तान में बांट देंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिंध वुड टेक इट्स ओन डिसीजन। सिंध के साथ क्या होना है, सिंध भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में जाएगा, इसका डिसीजन सिंध की लेजिस्लेटिव असेंबली अपने आप से लेगी। पॉइंट नंबर 3, इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिलहट डिस्ट्रिक्ट, उस समय सिलहट जो है वो बंगाल में था, आज सिलहट असम में। ठीक है, तो सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल जो उस समय बंगाल में था आज असम में। ठीक है, द डिसीजन वुड बी टेकन बाय रेफरेंडम। दो जगह पर रेफरेंडम माने जनमत करवाया जाएगा, जनता की इच्छा जानी जाएगी कि वे भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में। वहां विधान सभा द्वारा निर्णय नहीं लिया जाएगा। बंगाल में, पंजाब में और सिंध में ये डिसीजन तो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली करेगी, लेकिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहट डिस्ट्रिक्ट जो है असम का, वहां पर रेफरेंडम कराया जाएगा, क्योंकि यहां दोनों जगह स्थिति ऐसी थी कि यहां के लीडर्स कुछ और चाहते थे, जनता कुछ और चाहती। इसलिए कहा गया कि यह रेफरेंडम करवाया जाएगा। जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खान चाहते थे कि भारत का विभाजन ही ना हो, और यदि हो तो हम इंडिया में रहें, पाकिस्तान हमें नहीं जाना। ठीक है, लेकिन वहां की जनता मुस्लिम लीग के उकसाने पर पाकिस्तान में जाने की मांग कर रही थी, तो बोला कि चलो भाई रेफरेंडम कर लिया जाए। और जब रेफरेंडम हुआ तो सिलहट में तो भारत में रहने का निर्णय किया, लेकिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ने पाकिस्तान जाने का निर्णय लिया, और इससे खान अब्दुल गफ्फार खान अत्यधिक दुखी हुए। और उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका विरोध किया और कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हमें अपना एक अलग देश दे दीजिए। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली फिर पुलिस एक्शन करती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को पाकिस्तान में मिला लेती है। अगला लेते हैं, इन केस ऑफ पार्टीशन, यदि पार्टीशन होता है, 2 डोमिनियंस विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज वुड बी मेड। यदि पार्टीशन होता है तो हम 2 अलग-अलग देश बना देंगे जो कि ब्रिटिश सरकार के डोमिनियन होंगे। अब यहां ध्यान रखना है, आजादी की बात नहीं हुई है, आपको कंप्लीट आजाद कर देंगे ऐसा नहीं था, डोमिनियन बना के रखेंगे। अर्थात डोमिनियन किसको कहते हैं? जब भी कोई देश, और डोमिनियन का मैं आगे और आपको डिटेल समझाऊंगा। जनरली डोमिनियन का मतलब है कि आपके 3 मामले ब्रिटिश सरकार कंट्रोल करेगी। 3 मामले में क्या क्या है? आपका कम्युनिकेशन है, आपका फॉरेन अफेयर्स है, और आपका जो
कम्युनिकेशन है, फॉरेन अफेयर्स है और ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ये 3 मामले ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, बाकी सारे मामले में आप आजाद रहें। ठीक है, तो इसमें पार्टीशन करके 2 इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की बात नहीं हुई थी, 2 डोमिनियन बनाने की बात हुई थी। ठीक है, और फिर उनके अपने संविधान सभा बनाएंगे अपने अपने, और फिर अपने अपने संविधान सभा से अपने लिए वो अपना संविधान बनाएंगे। 5वीं बात, अब जब विभाजन होना ही है तो अ बाउंड्री कमीशन वुड बी सेट अप फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पार्टीशन। तो एक बाउंड्री कमीशन, सीमा आयोग बनाया जाएगा, जिसका काम होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रांतों का बंटवारा करना, दोनों के बीच में सीमा रेखा खींचना। आगे चल करके 1947 में ही सितंबर 1947 में साइरल रैडक्लिफ नामक व्यक्ति की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया जाता है, और फिर वो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। The princely states would have their own choice to go with either states. प्रिंसली स्टेट के पास ये अवसर होगा, उनके पास ये खुद का चॉइस होगा कि वो भारत के साथ जाना पसंद करते हैं या पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं नोट्स। बिफोर 3 जून माउंटबेटन अर्लियर प्रपोज्ड अ प्लान ऑन मई 1947। 3 जून को जो डिसीजन आया माउंटबेटन का, जो प्लान आया, उसके पहले उन्होंने एक प्लान बनाया था मई में, जिसमें यह कहा गया था कि भारत में जो 11 प्रांत हैं, पहले हम इन पूरे प्रांतों को आजाद कर देंगे, इसके बाद उन प्रांतों के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो प्रांत आपस में मिलकर भारत बनाएंगे कि पाकिस्तान बनाएंगे, कि भारत भी बनाएंगे पाकिस्तान भी बनाएंगे, ये उनके ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, ये प्लान था जिसको जवाहरलाल नेहरू ने इनकार कर दिया था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अगर इस प्रकार से आप 11 देशों को आजाद कर देंगे और फिर उनको कहेंगे कि आप मिलकर के भारत या पाकिस्तान बनाओ, तो वो भारत न तो वो भारत बनाएंगे ना पाकिस्तान बनाएंगे, क्योंकि अपनी आजादी सबको प्रिय होती है, वो सभी आजाद रहेंगे। और ये जो ब्रिटिश इंडिया 60% इलाका जो आपका है, जिसमें हम एक देश बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग के कारण 2 देश बन रहे हैं, उनको 2 ही रहने दीजिए, 11 देश बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आज का जो भारत है, वहां पर 11 भारत दिखाई देंगे, 11 अलग अलग राज्य दिखाई देंगे। ठीक है, इसलिए जो है नेहरू ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया था, और नेहरू ने कहा था ये बाल्कन प्लान है। बाल्कन क्या है? बाल्कन यूरोप में पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है। पहले उस पूरे पेनिनसुला में बाल्कन में एक देश हुआ करता था, यूगोस्लाविया। फिर वो यूगोस्लाविया कई भागों में टूट गया, और आज यूगोस्लाविया कम से कम 7 से 8 देशों में, क्रोएशिया, निकारागुआ, ऐसे कई देश हैं जो यूगोस्लाविया से टूट करके बने हैं। ठीक है, तो इसलिए जब कभी एक देश कई हिस्सों में टूटने लगता है तो उसको बाल्कनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि बाल्कन पेनिनसुला में यूगोस्लाविया नामक देश कई देशों में टूट गया था, तो एक मेटाफोरिक नाम है। इसलिए नेहरू ने कहा ये बाल्कन प्लान है। बाल्कन प्लान समझ गए? अर्थात ये भारत को कई हिस्सों में तोड़ने वाला प्लान है, इसलिए नेहरू ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर जो है माउंटबेटन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, जो कि उस समय अंतरिम गवर्नमेंट में गृह मंत्री थे, उनके सेक्रेटरी थे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति वीपी मेनन। तो वीपी मेनन और जवाहरलाल नेहरू की मदद से फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने दूसरी योजना बनाई, जिसको 3 जून की योजना कहते हैं। 3 जून प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय बोथ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। तो 3 जून का जो प्लान था, जिसको माउंटबेटन, वीपी मेनन और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर बनाया था, उसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया एंड पुट इनटू एक्शन थ्रू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और माउंटबेटन ने जो प्लान बना था 3 जून का, वो बना करके ब्रिटेन की संसद को भेजा। ब्रिटेन की संसद ने उसको स्वीकार कर लिया, और अल्टीमेटली 18 जुलाई 1947 को वहां से कानून पास हुआ, वहां के राजा की अनुमति मिल गई, और एक नया कानून बना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें माउंटबेटन के प्लान को प्रैक्टिकल स्वरूप देना था। अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन प्लान, जो माउंटबेटन प्लान बनाया गया था, उसमें इंडिपेंडेंस वुड हैव टू कम ऑन 15 अगस्त 1947। उसके हिसाब से भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी दे दी जाएगी। हालांकि इटली ने तो 30 जून कहा था, लेकिन थोड़ा उसको और जल्दी कर दिया, क्योंकि इटली गवर्नमेंट को बड़ी जल्दी थी कि जितनी जल्दी हो सके इस झंझट को निपटाओ, तो 15 अगस्त को ही आजादी की बात कह दी गई। भाई मेकिंग 3 जून प्लान, जब 3 जून का प्लान बनाया जा रहा था, माउंटबेटन वाज असिस्टेड बाय वीपी मेनन एंड जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहले हम समझ चुके हैं। अब माउंटबेटन प्लान जो बना था, उसमें अल्टीमेटली मुहर लगानी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि जब तक वो स्वीकृति नहीं देगी वैसा नहीं होगा।
तो माउंटबेटन ने उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट भेजा और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको स्वीकार कर लिया और ब्रिटिश की सरकार ने माउंटबेटन योजना को गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का रूप दे करके पास कर दिया और उसको इंप्लीमेंट करने का जिम्मा माउंटबेटन के कंधे पर आ गया। ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश संसद से पारित हुआ, जिसका उद्देश्य माउंटबेटन योजना को क्रियान्वित करना था। क्या था यह एक्ट? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके दैट पार्टीशनड ब्रिटिश इंडिया इनटू टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। यह एक ऐसा एक्ट था जिसमें ब्रिटिश इंडिया का जो भाग था उसको दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इंडिपेंडेंट डोमिनियन का मतलब 3 मामलों को छोड़कर के आप सारे मामलों में इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान बनाए जाने की बात इस एक्ट में कही गई थी। यानी इस एक्ट में तय था कि अब भारत से ब्रिटिश सरकार का जो शासन है वो समाप्त हो रहा है। ब्रिटेन का जो राजा है भारत का राजा नहीं होगा। ब्रिटेन में जो वायसराय है, ब्रिटेन में जितनी कुछ व्यवस्था ब्रिटेन की भारत में थी वो सब आज समाप्त हो जाएगी, यानी 15 अगस्त को समाप्त हो जाएगी और 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बन जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान। द एक्ट गॉट रॉयल एसेंट ऑन 18 जुलाई 1947। इस एक्ट को वहां के राजा की इजाजत 18 जुलाई 1947 को मिला एंड thus 2 dominions came into being। और इसी के हिसाब से 2 डोमिनियन अस्तित्व में आए 15 अगस्त 1947 को। एक कहलाया पाकिस्तान और दूसरा कहलाया इंडिया। अदर प्रोविजंस, इस एक्ट में और कौन-कौन से प्रोविजन थे? टेरिटरीज, कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा भारत में जाएगा? पाकिस्तान में क्या किया जाएगा? ईस्ट बंगाल, यानी जो पूरा बंगाल था उसका विभाजन किया गया। यहां पर एक पॉइंट था इटली के माउंटबेटन में कि बंगाल और पंजाब में कि वहां की विधानसभा ये वोटिंग करके तय करेगी कि उनको विभाजन करवाना है या नहीं। तो वहां की जनता ने बोला, वहां की विधानसभा ने बोला कि नहीं भाई, बंगाल का भी विभाजन होगा, पंजाब का। तो बंगाल भी 2 हिस्सों में बढ़ गया, ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न बंगाल चला गया पाकिस्तान के पास, वेस्टर्न बंगाल रह गया भारत के पास। उसी प्रकार पंजाब का विभाजन हुआ और जो वेस्टर्न पंजाब है वो रह गया इंडिया के पास और ईस्टर्न पंजाब वेस्टर्न पंजाब चला गया पाकिस्तान के पास और ईस्टर्न पंजाब रह गया भारत के पास। सिंध पूरा का पूरा चला गया। सिंध की विधानसभा ने भी निर्णय लिया कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, तो सिंध चला गया पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा बलूचिस्तान, जो कि एक इंडिपेंडेंट प्रांत नहीं था, एक प्रोविंस नहीं था, वहां पर कमिश्नर बैठा करता था। ठीक है, खैर जो भी हो, तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान में चला गया। तो बंगाल, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये 4 इलाके तो चले गए कहां? पाकिस्तान में। अब बच गया जो मुस्लिम लीग मांग रही थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस मांग रही थी और असम मांग रही थी। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पर जो डिसीजन है वो रेफरेंडम से लेना था। ठीक है, रेफरेंडम हुआ, वहां की जनता ने कहा हम तो पाकिस्तान में जाएंगे। वहां के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, उसके भाई जो वहां पर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा हम इंडिया में जाएंगे। इंडिया में नहीं जाएंगे तो हम अलग देश बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान के साथ उनको जाना पड़ा। इसलिए नाराज और निराश होकर के खान अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी से कहा था आपने हमें भेड़ियों के साथ भेज दिया। ठीक है, तो रेफरेंडम हुआ जो कि पाकिस्तान में जाने का निर्णय लिया। सिलहट जो असम का इलाका है वर्तमान में, यानी जो असम है आज का, रेफरेंडम हुआ, वहां भी उसने डिसीजन लिया हम इंडिया में रहेंगे। ठीक, तो सिलहट आ गया इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस चला गया पाकिस्तान में, और बाकी जितना इलाका बच गया वो सब आ गया इंडिया में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, A boundary commission was appointed by Viceroy of India। भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने एक बाउंड्री कमीशन बैठाया जिसके अध्यक्ष थे साइरल रेडक्लिफ। कमीशन कहा जाता था उन्हीं के नाम पर, और इन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री लाइन खींची। तीसरा महत्वपूर्ण बात, कॉन्स्टिट्यूशन। अब अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन दोनों देशों का बना नहीं है, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन बनने के रास्ते में है, अभी पूरा बना नहीं है। तो यह कहा गया कि जब तक दोनों देशों का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक दोनों देश आजाद तो हो जाएंगे 15 अगस्त, लेकिन क्या 15 अगस्त तक दोनों देशों का संविधान बन जाएगा? उत्तर है नहीं बनेगा। तो फिर कैसे शासन करेंगे? तो इस एक्ट में कहा गया था जब तक दोनों देशों का संविधान नहीं बन जाता, ये दोनों देश टेम्परेरी रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो प्रावधान थे उन्हीं प्रावधानों के हिसाब से अपना शासन चलाएंगे। उसके बाद उनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होगी, और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा जब संविधान बन जाएगा तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाले प्रावधान खत्म हो जाएंगे और उनके अपने संविधान जो है वो हो जाएगा। भारत में यह काम होता है 26 जनवरी 1950 को, और पाकिस्तान में यह चीज होती है 1956 में। ठीक है, जून 1956 को पाकिस्तान में।
ठीक है, यानी भारत में 26 जनवरी 1950 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से शासन हुआ है और पाकिस्तान में जून 1956 तक भी इसी कानून से शासन हुआ है। चौथा, ईच वुड हैव न्यू गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय क्राउन। ठीक है, जब तक दोनों का संविधान नहीं बन जाता तब तक दोनों देश ब्रिटेन से पूरी तरीके से आजाद नहीं है, तब तक दोनों देश ब्रिटेन के डोमिनियन रहेंगे और दोनों देशों में अलग अलग गवर्नर जनरल होगा और उस गवर्नर जनरल का जो पूरे देश का मुखिया होगा अपॉइंटमेंट क्राउन ही करेगा। कब तक? जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता। तो भारत 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक ब्रिटेन का डोमिनियन था, 100% एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद भारत कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गया और अब हमारे किसी मामले में ब्रिटेन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में ये 56 तक चला है। अगली बात, वायसराय ऑफ इंडिया, जो वायसराय ऑफ इंडिया होगा भारत का भी और पाकिस्तान का भी, जब तक डिवीजन नहीं हो जाता तब तक दोनों का वायसराय एक ही होगा। वो तो डिवीजन होने के बाद अलग अलग होगा। वो वायसराय ऑफ इंडिया के ऊपर जिम्मेदारी होगी डिवीजन ऑफ टेरिटरीज। कैसे भारत और पाकिस्तान को कौन कौन सा क्षेत्र मिलना है, ये जिम्मेदारी वायसराय ऑफ इंडिया के ऊपर होगी। पावर्स, कौन सी शक्ति भारत के पास, कौन सी पाकिस्तान के पास। ड्यूटीज, कौन से कर्तव्य भारत, कौन से कर्तव्य पाकिस्तान। लायबिलिटीज, एसेट्स, मिलिट्री, इन सब का बंटवारा करने की जिम्मेदारी वायसराय ऑफ इंडिया यानी लॉर्ड माउंटबेटन के ऊपर रखी गई थी। ठीक है, छठवीं बात, ऑल द ट्रीटीज एग्रीमेंट्स विद द प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्राइबल एरियाज विल गेट लैप्स। प्रिंसली स्टेट के साथ भी, ट्राइबल एरिया के साथ भी ब्रिटिश सरकार ने जो संधि, समझौते, वार्ता जो कुछ भी किया था वो 15 अगस्त 1947 के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी प्रिंसली स्टेट से भी ब्रिटिश सरकार की जो सुप्रीमेसी थी, जो ब्रिटिश पैरामाउंसी था, वो खत्म हो जाएगा और प्रिंसली स्टेट पूर्ण रूपेण आजाद हो जाएंगे। यहां एक और बात आपको याद रखनी है कि भारत के जो रजवाड़े थे, रियासतें थी, जहां राजा होते थे, उनको प्रिंसली स्टेट क्यों कहा जाता था, उनको किंगडम क्यों नहीं कहा गया। ठीक है, प्रिंसली स्टेट, प्रिंस माने राजकुमार और किंग माने राजा, राजकुमार माने राजा का बेटा। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट इसलिए कहा जाता था उनको, किंगडम इसलिए नहीं कहते थे क्योंकि ब्रिटेन ने यह कहा था कि भारत के जितने भी रजवाड़े हैं, रियासतें हैं, राजा महाराजा हैं, वो राजा महाराजा नहीं है, राजा तो एक ही है ब्रिटेन का, ये राजा के अंडर है। समझ में आ रही बात? 1858 में, 57 में जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद ब्रिटेन सरकार ने यह कह दिया था कि अब भारत में अंग्रेजी सरकार किसी भी नए राजा के इलाके में हमला करके उसको ब्रिटिश सरकार में नहीं मिलाएगी। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटेन के बादशाह को अपना बादशाह मानना पड़ेगा, यह शर्त रखी गई थी। तो प्रिंसली स्टेट ने कहा ठीक है भाई, अंग्रेज हमारे ऊपर कब्जा करके हमें अपने में मिला लेंगे, हमारा सारा राज रजवाड़ा छिन जाएगा, उससे बेहतर यह है कि 18,000 किलोमीटर दूर बैठे आदमी को अपना बादशाह मान लो, शासन तो हमें अपने हिसाब से करना है। समझ में आ रही बात? तो भारत के जो रियासतें थी उसका कोई राजा नहीं होता था, राजकुमार होते थे। इसे क्लियर? सारे राजा जो भारत में थे वो ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव थे, इसलिए भारत के रियासतों को किंगडम नहीं कहते थे, प्रिंसली स्टेट कहते थे। किंगडम कहते माने इस प्रिंसली इस स्टेट के आप किंग हो, लेकिन किंग तो था ब्रिटेन का, जो किंग था वो भारत का भी किंग था। इज इट क्लियर? तो 1858 के बाद 15 अगस्त 1947 तक भारत के रियासतों पर भी ब्रिटेन के राजा का हक था। ठीक है, लेकिन इस एक्ट में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद प्रिंसली स्टेट से भी जो अंग्रेजों की सर्वोच्चता है, अंग्रेजों का हस्तक्षेप है, अंग्रेजों का कंट्रोल है, वो पूर्ण रूप में खत्म हो जाएगा और भारत के सारे प्रिंसली स्टेट किंगडम बन जाएंगे। यानी प्रिंसली स्टेट का जो राजा है वो वास्तव में किंग बन जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंट रहेगा नहीं। बाद में उसको या तो भारत में मिलना पड़ेगा या पाकिस्तान में, इंडिपेंडेंट ज्यादा दिन तक नहीं रहोगे।
पर निर्णय लेने की क्षमता तुम्हारे पास है कि भारत में जाना या पाकिस्तान में। इज दैट क्लियर? ठीक है। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सीज टू ऑपरेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं। जब भारत अब गुलाम रहा ही नहीं तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करेगा वहां रह करके? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद समाप्त कर दिया जाएगा। और इसके पहले तक इंडिया में जितने सिविल सर्वेंट भर्ती होते थे उनको ब्रिटेन के राजा की तरफ से भर्ती करने का काम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही करता था। तो जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही नहीं है तो सिविल सर्वेंट को भर्ती करने का जो जिम्मेदारी सिविल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का था वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन 15 अगस्त तक और उसके पहले जितने भी सिविल सर्वेंट की भर्ती हुई थी, जिनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने किया था, देश आजाद हो जाने के बाद भी, विभाजन हो जाने के बाद भी उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। वो अपने अपने जगह पे नौकरी करेंगे। जो इलाका पाकिस्तान में चला गया वहां पाकिस्तान में जो सिविल सर्वेंट थे वो लोग काम करेंगे, इंडिया वाले में इंडिया में काम करेंगे। उनको वही वेतन भत्ता, सभी वही सुख सुविधाएं जब तक वो रिटायरमेंट नहीं हो जाता उनको मिलता रहेगा। और उसके बाद जब नए रिक्रूटमेंट आप लोग करेंगे तो उसका हिसाब किताब अच्छा, ठीक है। फॉर डिवीजन ऑफ मिलिट्री, सेना का विभाजन कैसे किया जाएगा उसके लिए एक पार्टीशन कमेटी बनाई जाएगी। पार्टीशन कमेटी बिठाई जाएगी जिसके चेयरमैन वायसराय ऑफ इंडिया होंगे और दो मेंबर दोनों से लिया जाएगा। मुस्लिम लीग से भी, मतलब पाकिस्तान की तरफ से भी 2 मेंबर आएंगे और भारत की तरफ से भी 2 मेंबर आएंगे। 4 हो गए, वायसराय ऑफ इंडिया हुए 5। इन 5 द्वारा मिलकर के निर्णय लिया जाएगा कि सेना का बंटवारा कैसे कैसे किया जाए, कितने टैंक किसको दिए जाए, कितनी सेना कहां जाएगी, ये तमाम बातों का निर्णय किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगली बात, टर्मिनेशन ऑफ ब्रिटिश सुजरेनिटी ओवर द प्रिंसली स्टेट विद एक्ट ऑफ 15 अगस्त। वही बात है, 15 अगस्त से जो प्रिंसली स्टेट पर ब्रिटिश सुजरेनिटी थी, सर्वोच्चता थी, वो समाप्त हो जाएगी। दीज स्टेट्स यानी जो प्रिंसली स्टेट हैं कुड ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान। उनको ये आजादी होगी कि पाकिस्तान में जाओ या भारत में जाओ। नो ऑप्शन ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, ध्यान रखना है, उनको इंडिपेंडेंट रहने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अब कौन सा प्रिंसली स्टेट भारत जाएगा और कौन सा पाकिस्तान? इस एक्ट में 2 प्रावधान रखे गए थे। पहला प्रावधान था जियोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी। कॉन्टिग्यूटी माने भौगोलिक रूप से कौन सा प्रिंसली स्टेट भारत के नजदीक है, कौन पाकिस्तान में। जो भारत के नजदीक है वो भारत में मिल जाएगा, जो पाकिस्तान के नजदीक है पाकिस्तान में मिल जाएगा। और दूसरा, यदि कहीं कोई प्रिंसली स्टेट ऐसा है जो पाकिस्तान और भारत दोनों से बराबर दूरी पर है, या वहां की जनता वो है तो पाकिस्तान के नजदीक लेकिन वहां की जनता नहीं जाना चाहती, या है वो भारत के नजदीक लेकिन वहां की जनता नहीं जाना चाहती, तो ऐसी परिस्थिति में वहां की जनता की मर्जी से यानी रेफरेंडम करा करके ये डिसीजन लिया जाएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रखा गया था। ठीक है, बोथ डोमिनियंस विल डिसाइड मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ ओन बाय ओन। ब्रिटेन सरकार ने 1938-39 में ही अपना एक संगठन बनाया था जिसको कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कहा जाता था, जिसका मैंने होमवर्क आपको बहुत पहले दिया था, जिसमें ब्रिटेन के जितने गुलाम देश हैं वो सारे उसके मेंबर हैं। ठीक है, अब ये जो मेंबर देश हैं तो कॉमनवेल्थ का कौन मेंबर होगा कौन नहीं होगा, भारत और पाकिस्तान में से आजाद होने के बाद उन पर कोई दबाव नहीं होगा, वो अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे। ठीक है, अगली बात, एज पर दी एक्ट, ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, इसके हिसाब से एट द मिडनाइट ऑफ 14 अगस्त 14 अगस्त की रात्रि को द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड एंड पावर वाज ट्रांसफर्ड टू द 2 न्यू डोमेनियंस। ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन भारत में पूर्ण रूप में खत्म हो गया 14 अगस्त की मिडनाइट को, और शक्ति ट्रांसफर कर दी गई भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, डेट तो चुना गया था 15 अगस्त को, लेकिन कुछ ज्योतिषियों ने कहा था कि 15 अगस्त की तारीख भारत के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, इसलिए 14 अगस्त की मिडनाइट को यह कार्यक्रम रखा गया था और डिक्लेरेशन करते करते 15 तारीख लग ही गया था, इसलिए 15 अगस्त भारत में और 14 अगस्त पाकिस्तान में मनाया जाता है। ठीक है, तो 14 अगस्त की मिडनाइट को जब सुबह जवाहरलाल नेहरू ने ट्राइस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया था, अपने भाग्य के साथ साक्षात्कार, ये भाषण उन्होंने दिया था अर्धरात्रि में। ठीक है, जब नेहरू ने कहा था कि अर्धरात्रि में जब दुनिया सो रही होगी तब 2 देश जागेंगे, एक भारत हो जाएगा एक पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बात कही गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब वायसराय का पद खत्म हो जाएगा,
वायसराय का मतलब होता था क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव। अब क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव वाला खत्म हो गया, अब गवर्नर जनरल रहेंगे भारत में। तो अपने अपने गवर्नर जनरल चुनने थे, भारत को अपना, पाकिस्तान को अपना। भारत ने तो माउंटबेटन को कहा भाई तुम ही थोड़ा हमारे गवर्नर रहोगे कब तक, जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाता, ठीक है। और ये बहुत समझदारी वाली निर्णय भारत ने लिया था। माउंटबेटन को हमने अपना पहला गवर्नर जनरल बनाया और पाकिस्तान ने अपना अलग से बना लिया मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल बन गया जो है माउंटबेटन, और जो हमारी संविधान सभा थी उसको हमने टेम्परेरी पार्लियामेंट बनाया जब तक नए चुनाव भारत में नहीं हो जाते। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रावधान। अब इसमें एक नोट वहां लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी पाकिस्तान की और भारत की, तो जब ज्वाइंट था भारत और पाकिस्तान, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1946 में ही बन गई थी। उस समय उसमें टोटल मेंबर थे 389, लेकिन जब मुस्लिम लीग अलग हो गई, पाकिस्तान अलग हो गया, तो टोटल स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की कम हो गई और कुछ चले गए पाकिस्तान में, कुछ आ गए भारत में। तो पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसमें कुल मेंबर थे 679 और इंडिया में थे 299। 299 में से 229 ब्रिटिश भारत के मेंबर्स थे और 70 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स के लेकर के 299 की स्ट्रेंथ रखी गई थी। कुछ एक नोट्स देखते हैं। इन द इंटरिम गवर्नमेंट, जो अंतरिम सरकार सितंबर 1946 में बनाई गई थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था, देयर वर 14 मिनिस्टर्स, 14 मंत्री थे, ठीक है। और ये जो 14 के 14 मंत्री थे, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया के मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। तो 14 मंत्री थे, इनमें से 6 मंत्री कांग्रेस से थे, 5 मंत्री मुस्लिम लीग से थे और जो 3 थे वो अन्य पार्टी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और भी कई पार्टी, स्वराज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी इत्यादि हुआ करती थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू आज वाइस प्रेसिडेंट। इस पूरे इंटरिम गवर्नमेंट का जो प्रेसिडेंट था वो वायसराय था और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और यह तय था कि जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वही आगे चल करके भारत का प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। अब यहां पर मुस्लिम लीग चाहती थी कि इसका वाइस प्रेसिडेंट जिन्ना को बनाया जाए, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली कांग्रेस ने और फिर एक मत होकर के जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और फिर इसी बात से मुस्लिम लीग को और ज्यादा दिक्कत हुई और फिर उसने डायरेक्ट एक्शन डे शुरू किया था, क्योंकि अब तय हो गया था कि प्रधानमंत्री तो बन गया जवाहरलाल नेहरू, जो वाइस प्रेसिडेंट होना था वही प्रधानमंत्री होना था आजादी के बाद। तो अगर मुस्लिम लीग को लगा कि हम पूरे भारत में मिलकर रहेंगे तो हमें जवाहरलाल नेहरू के अंडर में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात से भी दिक्कत है। तो वाइस प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू और फिर बाद में वही प्रधानमंत्री बने। इन फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, जब भारत आजाद हो गया तो हमने अपने सरकार का गठन किया। जब हमने अपने सरकार का गठन किया तो उसमें भी 14 कैबिनेट मंत्री हमने रखे। उन 14 कैबिनेट मंत्री में बाकी सारे मंत्री वही थे जो अंतरिम गवर्नमेंट में रखा गया था। जो कुछ नए थे मैं वहां उनके बारे में लिख देता हूं, ठीक है। जैसे जवाहरलाल नेहरू अंतरिम वाले में भी प्रधानमंत्री थे, तो वहां यहां पर भी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहां थे, तो यहां भी थे। तो जो वहां थे वो मैं वहां नहीं लिख रहा हूं, जो अलग से यहां, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग हो गई थी तो यहां पर नए मंत्री बनाए थे। तो नए मंत्री कौन कौन से थे? अब्दुल कलाम आजाद को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। इसके पहले एजुकेशन मिनिस्टर मुझे लगता है सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। तो उनको 2-3 मंत्रालय दे दिया गया था, तो एजुकेशन मिनिस्टर दे दिया गया अब्दुल कलाम आजाद को। और RK षटमुखम चेट्टी, इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, क्योंकि इसके पहले अंतरिम गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर याकत खान थे जो मुस्लिम लीग के थे, और फिर वो वहां चले गए तो वो वाला पद खाली हुआ, तो षटमुखम चेट्टी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। BR अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर बनाए गए। लॉ मिनिस्टर अंतरिम गवर्नमेंट में वो थे, कोई मंडल करके थे, जगमोहन मंडल, ठीक है। तो वो चले गए पाकिस्तान, तो इनको यहाँ पर लॉ मिनिस्टर बनाया गया। राजकुमारी अमृता कौर को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया। रफी अहमद किदवई को कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सप्लाई एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री बनाया गया। VN गॉडगिल को माइंस एंड पावर मिनिस्ट्री जो है वो दिया गया। तो ये कुछ नए मंत्रालय, नए लोगों को नए मंत्रालय दिए गए थे अंतरिम गवर्नमेंट के अलावा। तो अंतरिम गवर्नमेंट में जो जैसा पहले था वो तो है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अ सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर इंडियन स्टेट्स वाज क्रिएटेड एंड केप्ट अंडर सरदार पटेल। एक और मंत्रालय बनाया गया था जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कहा जाता था, जिसका काम प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाना था। ये डिपार्टमेंट भी
सरदार पटेल को दिया गया था। यहां तक हमारा भारत का आजादी और ये पूरी बात यहां पर कंप्लीट हो जाती है। अब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे भारत में कम्युनिज्म कैसे आया, फिर प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन कैसे किया गया, फिर जब भारत आजाद हुआ तो उसके पास कौन कौन से चैलेंजेस थे, फिर अभी और भी बहुत सारी बातें छूट गई हैं, गवर्नर जनरल कुछ छूटे हुए हैं, वो करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट किताबें करेंगे, ठीक है। तो वैसे छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स उठा करके 3-4 वीडियोस और होंगे और उसमें मॉडर्न इंडिया में आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।